Hello everybody, welcome to the day first of Anthropology revision series, answer writing cum revision series. So, as promised, that in this first day we'll start with society and culture part. तो सोसाइटी और कल्चर पार्ट से हम शुरू करने वाले हैं. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे लेक्चर्स शुरू होंगे, लेक्चर की शुरुआत के अंदर विल फर्स्ट ट्राई टू सी दैट व्हाट आर द थीम्स. इस चैप्टर में से कौन से थीम्स के ऊपर जो है वो सवाल पूछे जा रहे हैं. फिर हम एक एक थीम को पकड़ेंगे, उनमें से कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्वेश्चंस की स्ट्रक्चरिंग करने की कोशिश करेंगे. एंड आफ्टर वी हैव स्ट्रक्चर्ड द क्वेश्चन प्रॉपरली और आफ्टर वी हैव डन द ब्रेनस्टॉर्मिंग पार्ट, देन वी विल फर्दर प्रोसीड. फिर हम जो है वो आगे प्रोसीड करेंगे. गेटिंग द पॉइंट. सो चलिए शुरू करते हैं. सो एंथ्रोपोलॉजी डे फर्स्ट, सोसाइटी एंड कल्चर. सो सोसाइटी एंड कल्चर के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो हैं वो थीम्स कौन सी जो हैं वो पढ़ी जाती हैं. जो पहली थीम है खास करके जो इस लेक्चर के अंदर हम शुरू करने वाले हैं वो होगा आपके पास कल्चरल रिलेटिविज्म. ठीक है. Once we have done cultural relativism, then we will move toward the salient feature of culture. Salient feature of culture के अंदर culturization, super organic culture, ये सब कुछ करते हुए फिर हम उसके बाद जो है वो कल्चर और सिविलाइजेशन की ओर बढ़ेंगे. ठीक है. सो यही है आपके पास जो है वो बेसिक थीम्स जहाँ से यूपीएससी जो है वो सवाल पूछता है. अब जो अगली बात आती है वो ये है कि आप इस पीडीएफ को जो है वो किस तरह से ले सकते हैं, पीडीएफ को किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं. सो इसके लिए प्लीज़ गो टू O2IAS Academy ऐप. आपको गूगल ऐप स्टोर के ऊपर ये ऐप जो है वो मिल जाएगा. इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट. तो आप इसके स्टोर सेक्शन में जाइए, इस ऐप के स्टोर सेक्शन में जाइए, इस कोर्स में जाइए एंड यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास एक फ्री रिसोर्सेज का फोल्डर बना होगा. उस फ्री रिसोर्सेज के फोल्डर में जाके जो है वो आप इस पीडीएफ को, आप सारे कंटेंट को जो है वो डाउनलोड कर सकते हो. जो भी यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर आपको फ्री लेक्चर्स दिए जाएंगे उनका फ्री कंटेंट जो है वो एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल O2IAS Academy के स्टोर में इस कोर्स के अंदर जो है वो आपको मिल जाएगा. ठीक है. एवरीथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. सो इफ़ यू वांट टू अवेल द पीडीएफ यू कैन गो देयर. सो लेट्स स्टार्ट. सो द फर्स्ट थीम, द थीम 1, इट इज़ द कल्चरल रिलेटिविज्म. सो पहले हम देखते हैं कि कल्चरल रिलेटिविज्म से सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं. इस थीम से जो है वो सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं. पहला जो सवाल है वो ये इस तरह से पूछा जाएगा कि आपके पास कल्चरल रिलेटिविज्म, व्हाई कल्चरल रिलेटिविज्म इज इम्पॉर्टेंट. दूसरा जो है वो ये सवाल पूछा जाता है कि आपके पास जो कल्चरल रिलेटिविज्म है ये आपके पास इसके नेगेटिव कंसिक्वेंसेस क्या हैं. ठीक है. सो जैसे आपके पास ये आ गया कल्चरल रिलेटिविज्म, या फिर ऐसा ही एक क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म. एक और जो सवाल ऑलरेडी यूपीएससी ने पूछ लिया है, व्हाई कल्चरल रिलेटिविज्म इज डियर टू एंथ्रोपोलॉजिस्ट. तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट कल्चरल रिलेटिविज्म को इतना अच्छा क्यों मानते हैं, ये सवाल पूछा जा चुका है. सो बेसिकली व्हाट यूपीएससी वांट्स इज कि आप कल्चरल रिलेटिविज्म और एथनोसेंट्रिज्म के कंसेप्ट को जो है वो प्रॉपरली समझ पाएं. एक और जो सवाल पूछा जा चुका है वो ये है कल्चरल रिलेटिविज्म वर्सेस और विसाविस एथनोसेंट्रिज्म. ठीक है. सो कल्चरल रिलेटिविज्म और एथनोसेंट्रिज्म को समझना, दोनों के ड्रॉबैक्स को समझना, दोनों के सिग्निफिकेंस को समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है. चलिए हम कल्चरल रिलेटिविज्म से शुरू करते हैं. सो कल्चरल रिलेटिविज्म, सबसे पहले हम कंसेप्ट को देखते हैं. तो दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं. दीज टू नेम्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. और इस लेक्चर्स में, इन लेक्चर्स के अंदर जिन लोगों को, जिन नामों को या फिर जिन कीवर्ड्स को मैं अंडरलाइन करते जा रहा हूँ, प्लीज़ नोट देम. जब भी आप मेरा लेक्चर, मैं क्लासरूम में भी स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि जब भी आप जो है वो मेरा लेक्चर लगाएं, सो प्लीज़ हैव अ पेन एंड पेपर इन योर हैंड. अगर आप पेन एंड पेपर अपने हाथ में नहीं रखते हो देन बाद में जो है वो चीज़ें आपको प्रॉपरली नहीं मिलेंगी. ठीक है. सो दो लोगों का नाम जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. एक हैं समनर, WG समनर, और दूसरे हैं गुप्लोविक. सो समनर ने एथनोसेंट्रिज्म का जो कंसेप्ट है उसको पॉपुलराइज किया है. उनका एक जो एसे था, उनका एक वर्क था फोक वेज.
तो उनके वर्क जो है वो फोक वेज के अंदर उन्होंने ये कंसेप्ट जो है उसको पॉपुलराइज किया कि एक इंसान अपने जो भी आपका अपना कल्चर होता है, अपने कल्चर को सेंटर के अंदर रखता है और बाकी जो सारी चीजें हैं वो उसी के हिसाब से स्केल की जाती हैं, ठीक है, और उसी के हिसाब से वो सारी चीजें जो हैं वो रेट भी की जाती हैं। सो ये इस तरह से डब्ल्यू.जी. समनर जो हैं वो अपने एथनोसेंट्रिज्म के कंसेप्ट को समझाते हैं। और दूसरे हैं गुप्लोविक्स। गुप्लोविक्स जो हैं वो एथनोसेंट्रिज्म के रूट्स को समझाते हैं कि एथनोसेंट्रिज्म क्यों पैदा होता है। सो इट लाइज इन द प्राइमोडियल फीलिंग, दिस इज द इंपॉर्टेंट कीवर्ड, प्राइमोडियल फीलिंग ऑफ इंडिविजुअल्स आइडेंटिफिकेशन विद द ग्रुप। प्राइमोडियल फीलिंग का मतलब क्या है? प्राइमरी फीलिंग जिसका कोई रैशनल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई सांप को देखा आपने तो आप डर गए, सो दिस इज द प्राइमोडियल फीलिंग कि सांप को देखते ही आपको डर लगने लग गया। अब वो काटे ना काटे, चाहे वो जहरीला है चाहे वो नहीं जहरीला है, चाहे वो सांप आपसे ही क्यों ना डर रहा हो, आप उससे डर रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल छिपकली को देखा तो आप डर गए। सो दीज आर द प्राइमोडियल फीलिंग्स। प्राइमोडियल फीलिंग्स जिनका कोई आप रैशनल नहीं दे सकते, जिनका कोई आप लॉजिक नहीं दे सकते, ऐसी ही प्राइमोडियल फीलिंग्स होती हैं एथनोसेंट्रिज्म के अंदर एक ग्रुप के रिगार्डिंग, ठीक है। तो वो प्राइमोडियल फीलिंग्स जो हैं वो आपके पास एथनोसेंट्रिज्म का मेजर जो है वो कारण बनता है। अब आपके पास नेगेटिव फॉल आउट क्या है एथनोसेंट्रिज्म का? जो सबसे इंपॉर्टेंट नेगेटिव फॉल आउट है एथनोसेंट्रिज्म, इट इज द जेनेसिस ऑफ रेसिज्म। ये रेसिज्म का जेनेसिस है, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपके पास जो आपकी ग्रुप फीलिंग है, जो आपकी ग्रुप फीलिंग होती है, ग्रुप फीलिंग के अंदर एक जो है वो रेस भी आ जाती है। एक जो आपका ग्रुप बनता है वो रेशियल एसोसिएशन का ग्रुप भी बनता है। तो आप अपनी रेस को जो है वो सुपीरियर मानते हो और बाकी जो रेसेस हैं उनको आप जो है वो इन्फीरियर मानना शुरू कर देते हो, ठीक है। इसी तरह से इट ब्रीड्स इनटॉलरेंस, ये इनटॉलरेंस को ब्रीड करता है, हेट्रेड को ब्रीड करता है। एक्सट्रीम एथनोसेंट्रिज्म जो है वो इट कैन ऑल्सो लीड टू वायलेंस। Then it hinders our understanding of the customs. Why? Because we do not question the rationale behind our customs. हमारे जो कस्टम्स हैं उनके पीछे का रैशनल क्या है, हम क्यों इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, हम इन चीज़ों को क्वेश्चन नहीं कर पाते, ठीक है। तो इस तरह से बिकॉज वी डू नॉट क्वेश्चन, वी जनरली द अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर कस्टम्स वी आर लैकिंग इन इट, ठीक है। तो इसकी वजह से देयर इज स्टॉप्ड प्रोग्रेस, देयर इज स्टॉल्ड प्रोग्रेस, ह्यूमन राइट वायलेशंस होनी स्टार्ट हो जाती हैं। सो दीज ऑल आर द नेगेटिव फॉल आउट्स ऑफ एथनोसेंट्रिज्म। अब बात आती है इसको ख़त्म करने के लिए या फिर इसको काउंटर करने के लिए आपके पास जो अगला कंसेप्ट है वो आता है कल्चरल रिलेटिविज्म का। कल्चरल रिलेटिविज्म लिटरेचर के अंदर आपके पास बहुत पहले आ चुका था, लेकिन एथनोग्राफी एज अ मेथड ऑफ एथनोग्राफी आपके सिलेबस के अंदर कल्चरल रिलेटिविज्म एज अ मेथड ऑफ एथनोग्राफी है। जब हम एंथ्रोपोलॉजी के अंदर जो है वो कल्चरल रिलेटिविज्म को पढ़ते हैं, इट इज़ लाइक और इट इज़ अ मेथड ऑफ एथनोग्राफी। सो इट इज़ अ मेथड ऑफ एथनोग्राफी। ये एथनोग्राफी का एक मेथड है जिसके अंदर इन विच द सोसाइटीज़ और कल्चर्स दे आर स्टडीड ऑब्जेक्टिवली। बहुत 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 इंपॉर्टेंट कीवर्ड, ऑब्जेक्टिवली। एथनोग्राफी का मतलब क्या होता है? आप यहाँ पे बैठे हो, आप कहीं और चले जाओ, वहाँ पे उस कल्चर को जो है वो जब आप रिकॉर्ड करते हो, दैट इज नोन एज एथनोग्राफी। तो एथनोग्राफी के अंदर जो है वो आप कल्चर को स्टडी कैसे करोगे? ऑब्जेक्टिवली स्टडी करोगे, विदाउट यूजिंग वन वैल्यूज ऑफ कल्चर। अपनी कल्चर की वैल्यूज़ को पीछे रख के, अपनी कल्चर की वैल्यूज़ को भूल के, बिना सामने वाले के कल्चर को अपनी वैल्यूज़ के हिसाब से जज किए हुए आप जो है वो कल्चर को स्टडी करोगे ऑब्जेक्टिवली। जैसे फॉर एग्जांपल, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ट्राई, जैसे इसमें एक एथनोग्राफी अगर आप देखना चाहते हो तो एथनोग्राफी का नाम है ननूक्स ऑफ द नॉर्थ, कुछ इस तरह करके, ननूक्स ऑफ द नॉर्थ करके एक एथनोग्राफी है। ऑब्जेक्टिविटी का आप एज एन एग्जांपल जो है वो आप कोट कर सकते हो, ननूक्स की स्टडी जो है। सो आपके पास जो है ऑब्जेक्टिवली का मतलब क्या है कि आप एक कल्चर के अंदर जाओगे, वहाँ पे देखोगे कि क्या कुछ हो रहा है। लेट्स से वहाँ पे कुछ शादी हो रही है, शादी के अंदर कौन कौन से रिचुअल्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सारी चीज़ों को आप एक लिस्ट मार्किंग कर लोगे, इनकी जो है वो आप एक लिस्ट बना लोगे।
After making the list of these things, you will try to understand those things from the point of view of its members. अब point of view इन members का कैसे आप रखोगे? With the help of participatory observation, या फिर with the help of observation non participatory observation, जैसे भी आप जो है वो करना चाहते हो, and primarily with the help of interviews. आप उनकी interviews लोगे, आप उनके participatory observations करोगे, आप उनको समझने की कोशिश करोगे, यानी कि आप उनका जो है वो व्यू पॉइंट लेने की कोशिश करोगे कि उनका व्यू पॉइंट क्या है इस चीज़ के हिसाब से, वो इसका जो है वो रैशनल क्या देते हैं। देन अगली जो चीज़ है, ऑल द कल्चरल पैटर्न्स दे आर इक्वली वैलिड। सारे के सारे कल्चरल पैटर्न्स जो हैं वो वैलिड होते हैं, उनके सब के अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, उनकी सब की अपनी अपनी वेरी इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री है। इसीलिए जो आपके पास ये कल्चरल रिलेटिविज्म को सब्सटेंशिएट करने के लिए जो मेथडोलॉजी फ्रांस बोआ ने यूज़ की थी, इट वाज नोन एज हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म। उसको हम हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म कहते हैं, क्योंकि फ्रांस बोआ कहते हैं कि हर किसी की डेवलपमेंट का अपना अपना प्रोसेस है, हर किसी की हिस्ट्री जो है वो अपनी अपनी है, हर किसी का इस हिस्ट्री से ही आपका जो है वो लॉजिक ड्राइव होता है, हर किसी का रैशनल जो है वो अलग अलग है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अलग अलग हैं। तो जो आपके कस्टम्स हैं, जो हर किसी कल्चर का एक जो कस्टम होगा, उसको ऑब्जेक्टिवली एंड इट शुड बी व्यूड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इट्स मेंबर्स। तो उसको ऑब्जेक्टिवली उसके मेंबर्स के हिसाब से ही आपने व्यू करना है। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। देन इसीलिए अगर आप सामने वाले के हिसाब से उसके कल्चर को स्टडी नहीं कर रहे हो, देन अकॉर्डिंग टू फ्रांस बोआ आपकी जो एथनोग्राफी है वो सही नहीं होगी। तो फ्रांस बोआ ने इसीलिए आपके पास जो है जो कल्चरल रिलेटिविज्म का कंसेप्ट है उसको एक्सियोमेटिक बना दिया। एक्सियोमेटिक का मतलब क्या है कि आप इसको फॉलो करोगे ही करोगे, आप इसके पीछे का रैशनल जो है वो ज़्यादा अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करोगे। आपने अगर लेट से आपने जो है वो फील्ड वर्क करना है किसी एक कल्चर के अंदर जाके, यू विल have this, you will always carry this concept of cultural relativism with you। तो जितने भी बोसियंस थे, बोसियंस का मतलब जितने भी स्टूडेंट थे जो फ्रांस बोआ के पास पढ़े हुए थे, चाहे वो सापियर हों, चाहे वो क्रोबर हों, और चाहे वो आपके पास जो फीमेल एक फेमिनिस्ट स्कूल बना एंथ्रोपोलॉजी का, चाहे वो आपके पास बेनेडिक्ट वगैरह कुछ भी हों, उन्होंने कभी भी जो है वो कल्चरल रिलेटिविज्म को पीछे नहीं छोड़ा। तो फील्ड वर्क के डेवलपमेंट के अंदर जो है वो कल्चरल रिलेटिविज्म का बहुत बड़ा हाथ है। इवन जो आपका एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस है, अगर ये पूछा जाए कि कल्चरल रिलेटिविज्म का क्या सिग्निफिकेंस है, कल्चरल रिलेटिविज्म की क्या वैल्यू है, एंथ्रोपोलॉजी का यूपीएससी का सिलेबस पकड़ लीजिए, उसके अंदर जितने आपके पास टॉपिक्स हैं वो आप कोट कर सकते हो। कल्चरल रिलेटिविज्म इतना बड़ा टॉपिक है, इतना बड़ा कंसेप्ट। बेसिकली आज जितना भी आपको एंथ्रोपोलॉजी का डेवलपमेंट दिखाई देता है, सारा का सारा डेवलपमेंट कल्चरल रिलेटिविज्म के कंसेप्ट के ऊपर। सो दिस इज दैट बिग अ कंसेप्ट। ठीक है, तो फ्रांस बोआ ने कहा कि आपके पास इसको एक्सियोमेटिक मानिए। और उसके बाद जो फंक्शनलिज्म की स्टडीज़ हैं, जितनी भी आपके पास फंक्शनलिस्ट स्टडीज़ हुई मलिनोव्स्की की, उसके अंदर मलिनोव्स्की ने जो कल्चरल रिलेटिविज्म है, कल्चरल रिलेटिविज्म को अपनी फील्ड वर्क के अंदर, अपनी पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन के अंदर जो है वो रखा है। ठीक है, सो इसी के हिसाब से उन्होंने कल्चरल इंस्टीट्यूशंस को, अलग अलग कल्चरल इंस्टीट्यूशंस को, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस के फंक्शंस को, उनको जो है वो स्टडी किया है। ठीक है, सो इसीलिए मलिनोव्स्की कहते हैं दैट जो आपके पास स्ट्रॉबेरी एंड आइलैंडर्स हैं, they are rational, they are as intelligent as the modern man। जैसा आपका मॉडर्न मैन है उतने ही वो इंटेलिजेंट हैं। ठीक है, बस उनके जो रैशनल्स हैं वो अलग हैं, और उनके रैशनल का भी देर प्रमाण हैं, उसके भी लॉजिक हैं। ठीक है, देन द फीचर्स ऑफ द कल्चरल रिलेटिविज्म, एवरी कल्चरल पैटर्न्स दे आर इक्वली वैलिड। सारे के सारे कल्चरल पैटर्न्स जो हैं वो सारे वैलिड हैं। आपको किसी के कल्चर को भी जज नहीं करना है अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, अपने कल्चरल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। यानी कि आपके पास जो कल्चर है, सारी की सारी कल्चर्स जो हैं वो वैलिड हैं, उनका लॉजिक है, उनका इनर
कंसिस्टेंसी होती है, तो हर एक लॉजिक को आपने जो है वो एनालाइज करना है, प्रॉपरली एनालाइज करना है। आपने अपने जो भाव हैं, आपने अपने जो अंदर वाले लॉजिक्स हैं, आपने अपने जो थॉट प्रोसेसेस हैं, उनको भी क्वेश्चन करना है, ताकि उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ ना रह जाए जो कि आपके जजमेंट को जो है वो धुंधला कर दे, ठीक है, वो आपके जजमेंट को जो है वीक कर दे, ठीक है। सो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वाई पीपल डू पर्टिकुलर थिंग, कि एक इंसान जो है वो क्यों पर्टिकुलर चीज़ कर रहा है, उसका जो है वो लॉजिक उन्हीं के पर्सपेक्टिव से जानने की कोशिश करें। ये कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ इंटरव्यू, विद द हेल्प ऑफ पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशंस, विद द हेल्प ऑफ केस स्टडीज एक्सेट्रा, ठीक है। नॉन जजमेंटल एप्रिसिएशन ऑफ द स्ट्रेंथ्स और द वीकनेसेस ऑफ द कल्चर्स एंड द सोसाइटी, बाकी कल्चर्स की वीकनेसेस को, सोसाइटीज़ को एक नॉन जजमेंटल तरीके से आप लिखिए, नॉन जजमेंटल तरीके से आप उनको एनालाइज कीजिए। सो आपके पास जो कल्चरल रिलेटिविज्म है, कल्चरल रिलेटिविज्म ताकि ये एंथ्रोपोलॉजी के अंदर बहुत स्पेसिफिकली रखा जा सके, इसके लिए फ्रांस बोआ ने ही एडवोकेटेड इंटेंसिव फील्ड वर्क, बहुत ज़्यादा फील्ड वर्क के ऊपर जो है वो इन्होंने ध्यान दिया। और फ्रांस बोआ ने इसीलिए एंथ्रोपोलॉजी को एज आ सब्जेक्ट मैटर ऑफ ह्यूमैनिटीज़ रखा है, कि ये एंथ्रोपोलॉजी जो है इट इज़ नॉट साइंस, ये साइंस नहीं है, इट इज़ पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटीज़। वाई इट इज़ पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटीज़? बिकॉज हिस्ट्री इज़ वेरी सब्जेक्टिव, हर किसी की अपनी अपनी हिस्ट्री है, अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं, इसका कोई एक फंडा, इसका कोई एक प्रिंसिपल नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। सो दो मेजर जो कॉन्ट्रीब्यूशंस रही हैं कल्चरल रिलेटिविज्म की, वो आपके पास हैं इंटेंसिव फील्ड वर्क, जिसकी वजह से आपके पास जो एंथ्रोपोलॉजी आज भी जाना जाता है। दूसरा है एंथ्रोपोलॉजी को ह्यूमैनिटीज़ का पार्ट बनाना, ठीक है। तो फ्रांस बोआ ने एंथ्रोपोलॉजी को ह्यूमैनिटीज़ का पार्ट बनाया, ठीक है। और भी बहुत सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, जैसे आपके पास पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन जो है वो इससे शुरू हुआ। फिर उसके बाद मतलब पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन जो है वो इसको एक पुश मिला, होता तो पहले भी था पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन, तो लेकिन इसका जो है वो प्रॉपर डेवलपमेंट यहीं से देखने को मिलता है। तो बहुत सारी फील्ड वर्क टेक्निक्स हैं, इंटरव्यूज़ हैं, वो कल्चरल रिलेटिविज्म की वजह से जो हैं वो डेवलप हुई, ठीक है। सो बेसिकली जो एंथ्रोपोलॉजी को यूनिक बनाता है वो आपके पास कल्चरल रिलेटिविज्म की मेथडोलॉजी है, या फिर कल्चरल रिलेटिविज्म का मेथड है। अब बात आती है इसके क्रिटिसिज्म की, अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। एलिजाबेथ जेंटेंटर कहती हैं कि कल्चरल रिलेटिविज्म जो है वो कुछ ट्रेडिशंस को जस्टिफाई करने के लिए, कुछ पावरफुल लोग जो है, कुछ पावरफुल क्लास जो है, डोमिनेंट क्लास जो है, वो अपने ट्रेडिशंस को जस्टिफाई करने के लिए यूज़ करती है। कल्चरल रिलेटिविज्म क्या कहता है? कल्चरल रिलेटिविज्म कहता है कि हर किसी का जो कल्चरल पैटर्न है वो वैलिड है, एवरी वंस कल्चरल पैटर्न इज़ वैलिड एंड यू शुड नॉट ट्राई टू सी द अदर कल्चरल पैटर्न्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम द सेंटर ऑफ योर कल्चरल वैल्यूज़। तो आपको अपनी कल्चरल वैल्यूज़ को पीछे रखना है, सामने वाले की हिस्ट्री को जानिए, फिर उसके बाद यू हैव टू क्रिएट आ स्टैंड ऑफ न्यूट्रलिटी, किसी को आपने क्रिटिसाइज नहीं करना है, ठीक है। तो जब वेस्ट क्रिटिसाइज करता है तालिबान को या फिर कुछ फंडामेंटलिस्ट व्यू को, आपके पास कुछ सोशोलॉजिस्ट जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं, तो पावरफुल क्लास, तालिबान जैसे जो आपके पास फंडामेंटलिस्ट क्लास होती है, पावरफुल क्लास होती है, डोमिनेंट क्लास होती है, वो कहती है दैट कल्चरल रिलेटिविज्म, दैट जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, हमारी हिस्ट्री है वो अलग है, तो आप जो है वो हमें कुछ नहीं कह सकते। तो वो कल्चरल रिलेटिविज्म का जो है वो एक सपोर्ट लेते, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो है वो न्यूट्रलिटी का स्टैंड। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जब आपके पास एक्शन एंथ्रोपोलॉजिस्ट आता है, एक्शन एंथ्रोपोलॉजी का डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट होता है। व्हाट इज़ एक्शन एंथ्रोपोलॉजी? इट वाज स्टार्टेड बाय प्रोफेसर सोल्टेक्स
प्रोफेसर सोल्टेक्स ने जो है वो इसको स्टार्ट किया था इंडिया के अंदर। इसी का जो है वो एलपी विद्यार्थी का जो काम है इन दी ट्राइबल्स ऑफ रांची, वो आपके पास एक्शन एंथ्रोपोलॉजिस्ट का ही एक जो है वो एग्जाम्पल है। ठीक है, तो एक्शन एंथ्रोपोलॉजी क्या कहती है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो आपको उसे गलत बताना पड़ेगा, उसके बारे में गलत न्यूज़पेपर्स में लिखिए जाके कि ये गलत हो रहा है इन लोगों के साथ। ठीक है, तो कल्चरल रिलेटिविज्म जो है वो कल्चरल रिलेटिविज्म कहता है कि नहीं, आपको तो जी न्यूट्रलिटी का स्टैंड रखना है, किसी को बुरा नहीं कहना आपने। तो इवेंचुअली आपके पास जब एंथ्रोपोलॉजिस्ट को एक चांस मिला था कि वो सब्सटेंशिएट कर सकते थे कि ये जो है वो आपके पास गलत हुआ है, ये जो है वो आपके पास सही हुआ है, तो जब उनको एक चांस मिला तो कल्चरल रिलेटिविज्म का ये जो न्यूट्रलिटी का स्टैंड है उसने चीज़ों को जो है वो दबा दिया। ठीक है, सो ये आपके पास एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है बाय एलिजाबेथ ज़ेंजेंटर कि बहुत बार जो पावरफुल क्लास है वो कल्चरल रिलेटिविज्म का जो है वो सपोर्ट लेती है और अपने जो फंडामेंटलिस्ट व्यूज़ हैं उनको लिजिटिमाइज करने की जो है वो कोशिश करते। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड नाउ प्लीज़ सी द प्रीवियस ईयर पेपर्स। एक बार प्रीवियस ईयर पेपर्स देखिए। इफ़ यू आर नॉट एबल टू आंसर तो आप जो है वो मुझे अप्रोच भी कर सकते हैं। एंड अलॉन्ग विद दिस इफ़ यू वांट टू डू आंसर राइटिंग, अगर आप आंसर राइटिंग करना चाहते हो, इसी कंटेंट के ऊपर जो है वो कुछ आंसर्स आप लिखना चाहते हो, चेक करवाना चाहते हो, तो उसी ऐप के ऊपर आप जाके जो है वो कोर्स को बाय कर सकते हो। इफ़ जस्ट यू वांट टू राइट आंसर्स, इफ़ जस्ट यू वांट टू इवेल्युएट देम। ठीक है, तो मैं ही इवेल्युएट करूँगा उनको। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।